आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश में घमासान मचा है। क्या सोनिया और राहुल ने वंदे मातरम का अपमान किया है? क्या हुआ? पहली तस्वीर देखिए जरा। बीजेपी ने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसके टेक्स्ट भी हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। वीडियो को देखिए, ये बीजेपी ने ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी के लिए बाकायदा टेक्स्ट लिखे कि राहुल क्या कह रहे हैं। बीजेपी का दावा है, राहुल कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, हम यहां पर अपना वंदे मातरम गा रहे हैं। राहुल ने कहा हम यहां पर वंदे मातरम, अपना वंदे मातरम गा रहे हैं, हमें गाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, उसके बाद बवाल शुरू हुआ, अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हुए। तस्वीर देखिए, सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिलीगुड़ी में लोग मशाल लेकर सड़कों पर निकले। देश को तोड़ने के लिए एक ही शक्ति, एक ही मुद्दा काम करिए जिसको हम लोग नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। तो बीजेपी बेशक अब इस मुद्दे को और बड़ा करने की कोशिश करेगी। सिलीगुड़ी में देखिए, सिलीगुड़ी के बाद श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ। उन्होंने इस नेशनल सॉन्ग का अपमान किया, उसके लिए राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि हमेशा कांग्रेस की यही रीत और रिवायत रही है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने जिन्ना के कहने पे इस नेशनल सॉन्ग से कुछ पंथियां काटी थी। अब देखिए हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। अमृतसर देखिए, अमृतसर में भी पुतला जलाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चाहे जंतर मंतर हो या संसद हो, विपक्ष ने कोशिश की है बीजेपी को घेरने की। अब कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा दिया है विपक्ष को घेरने का। इसलिए बीजेपी देखिए भोपाल में भी प्रदर्शन कर रही थी, भोपाल में भी सड़कों पर उतरी है। अब आपको दिखाता हूं अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं बनारस की, वाराणसी की तस्वीर। वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गीत का अपमान हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के
चाल और चरित्र और देशभक्ति को दर्शाता है कि ये पूर्णतः इनके डीएनए में इटली का डीएनए है और कांग्रेस पार्टी के शहजादे का कनेक्शन देश के बाहर के उन गतिविधियों के साथ शामिल है जो कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो देखिए, बीजेपी ने न सिर्फ बनारस, भोपाल, बल्कि गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात में देखिए, सूरत में प्रदर्शन किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र लिए चलता हूं। देखिए जरा, मुंबई में भी सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता बीजेपी के, मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। रा 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 राधे श्याम, रा 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 सीताराम, सी 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 सीताराम, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे। सवाल यह है, क्या वो कमजोर नब्ज फिर बीजेपी के हाथ में कांग्रेस ने दे दी है? इसलिए अब बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बड़े बड़े नेता अटैक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। राष्ट्रगीत का फिर से सम्मान सोनिया जी को रास नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम अधूरा छोड़ दिया जाए। सोनिया जी, आपका यह पाप देश की जनता माफ नहीं करेगी। जयराम रमेश ने कहा, इंदिरा भवन में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ है, इसे रोकने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी काफी देर तक खड़े रहे, इसलिए सोनिया जी ने उनके लिए कुर्सी लाने को कहा था। यानी जो तस्वीरें मैंने शुरू में आपको दिखाई, जयराम रमेश का कहना है वो सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कांग्रेस एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। वंदे मातरम के अपमान पर पूरा बंगाल बहुत गुस्से में। सोनिया गांधी और कांग्रेस को इस पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का वही हिस्सा गाया जाता है जो अक्टूबर 1937 की कांग्रेस की समिति में तय किया गया था। सुमित्रो चटर्जी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज हैं, 1937 में जिन्ना की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने इसे छोटा किया था, यानी वंदे मातरम को। सोनिया गांधी और कांग्रेस को अपमान पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें देश और बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी भी मांगनी चाहिए। शकील अहमद कह रहे हैं, कांग्रेस नेता, देश में कई लोग पूरे वंदे मातरम को नहीं मानते और जो हुआ वो कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक था, इसलिए अच्छा लगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने ऐतराज जताया है। गिरिराज सिंह ने कहा, वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत माता का अपमान है। कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, देश को बदनाम किया और अब वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, यह आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है ये विवाद। सियासतदान क्या कह रहे हैं? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगी। इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया, इन्होंने राष्ट्रगान भी नहीं गाया, इन्होंने 52 साल तक झंडा तिरंगा भी नहीं फहराया। ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और जब आजाद हिंद फौज बन रही थी उस वक्त इनके नेता आजाद हिंद फौज के अंदर भर्ती को रोकने के लिए लगातार लगे हुए थे। ये हमको बता रहे हैं। सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना। वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था, और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। चेयरपर्सन ने
कांग्रेस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में वंदे मातरम को अपमान किया है, इसमें पूरा बंगाल में बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस चेयरपर्सन आपने क्षमा स्वीकार करे और रिस्पांस करे। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। ने प्रशंसा की हो वंदे मातरम पे आपके मंत्री की, उस पर घटिया स्तरहीन ये आरोप लगाना भाजपा की घटिया मानसिकता का परिचायक है। मेहरबानी करके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज को छोड़ के राजनीति करो। अब देखिए, मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस थाने तक पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में शिकायत दी गई है, एफआईआर दर्ज करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। अब देखिए, अलग अलग शहरों में शिकायत दी जा रही कि एफआईआर की जाए। वंदे मातरम के गायन पर कांग्रेस और सोनिया गांधी विवादों में है। देश में कई जगह सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग होने लगी। बेंगलुरु में देखिए, बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण हो रहा था, तब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने को कहा। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और राष्ट्रगीत के प्रति अनादर दिखाया। यह शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किया गया काम है, इसलिए सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज कर कड़ा कानूनी एक्शन हो। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, कहा गया बेंगलोर में। दिल्ली में देखिए, हिंदू सेना ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सामने आए वीडियो और कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग की जांच हो। अगर राष्ट्रगीत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात प्रमाणित होती है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह शिकायत सियासी द्वेष नहीं, वंदे मातरम के सम्मान में दर्ज कराई गई है। वाराणसी में सोनिया गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है कि सारनाथ क्षेत्र के एक पूर्व प्रधान ने यह शिकायत दर्ज कराई है। कहा, राष्ट्रगीत को बीच में रोकने से राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। मामले की जांच कर इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कल कांग्रेस ऑफिस में ध्वजारोहण कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाया गया था। सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को बाधित किया और हमने देखा है, देश ने देखा है, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थी और निर्देश दे रही थी। इसलिए हमने उर्वा पुलिस थाने में अनुरोध किया है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और दंडात्मक कार्रवाई करें। हमने आधिकारिक शिकायत दर्ज की है और अगर राज्य कांग्रेस सरकार और पुलिस विफल रहती है तो मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में पीसीआर दायर करूंगा और मुझे कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है। वीडियो का और वंदे मातरम का कतई दूर दूर तक संबंध नहीं। खड़गे जी की उम्र देखते हुए और उनको खड़े रहने की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए वहाँ कुर्सी की प्रबंध क्यों नहीं किया, इस बारे में सोनिया जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं, और पिछले लंबे समय से उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो बात का घुमा फिरा कर करे, बात को बतंगड़ नहीं बना रहे, तो बात को घुमा फिरा कर पेश करें। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम हमारे जीवन की संस्कृति है, सनातन। ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये झंडा नहीं फहरा है 40 साल, भगवान के अस्तित्व को सावरकर ने कहा नहीं है। हेडगेवार और दीनदयाल ने राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना घी डालिएगा उतना मां गोबरे का आएगा। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेसियों ने फिर से यह संदेश दिया है कि जिस तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, भारत विरोधी राजनीति के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ, अलग पाकिस्तान बना, उसी के बीज बोने का काम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। यह बवाल इसलिए और बड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में वंदे मातरम पर एक सख्त कानून आ गया है। उसे राष्ट्रगान, जनगण मन जैसा ही मुकाम दिया गया है। देखिए, सजा भी है इसमें।
वंदे मातरम बिल हाल ही में दोनों सदनों में पास हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा भी मिल चुका है। नए कानून में इसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जैसा दर्जा मिला है। मतलब कोई शख्स अगर वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डाले, वंदे मातरम या उससे जुड़े कार्यक्रम को जानबूझकर बाधित करे, राष्ट्रगीत का सार्वजनिक रूप से अपमान या अनादर करे, ऐसी हरकत करे जिसे कानून अपमान की कैटेगरी में माने, अपमान पर 3 साल तक जेल है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई शख्स दूसरी बार या बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की जेल की सजा अनिवार्य है। ये नियम जानबूझकर किए गए अपमान या रुकावट पर लागू होते हैं। अगर अनजाने में नियम के पालन में गलती होती है तो राहत संभव है। आधिकारिक कार्यक्रमों में गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे और वंदे मातरम की कुल अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड होगी। पहले आमतौर पर केवल 2 अंतरे ही गाए जाते थे। सिनेमा हॉल या निजी कार्यक्रम में वंदे मातरम जरूरी नहीं है। यह कानून किसी को जबरन गीत गाने के लिए मजबूर नहीं करता है, बल्कि वंदे मातरम पर जानबूझकर रुकावट या अपमान को रोकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन और वारिस पठान। कोई वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। लोगों को प्यार से बोलना चाहिए वंदे मातरम, जोर से बोलना चाहिए वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इस पर अब कानूनी मोहर भी पार्लियामेंट में लगा दिया गया है। अब वंदे मातरम का कोई अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। मान देते, सम्मान देते, लेकिन आप बोलोगे कि पढ़ना ही पड़ेगा तो ये तो गलत बात है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान मुझे प्रोटेक्ट करता है, मगर इनको ध्यान भटकाना है मेन मुद्दों से। तो एक ही चीज़ है, नफरत फैलाओ मुसलमानों के खिलाफ, ये करो इस तरह की बात, और लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। हम नेशनल एंथम पूरी तरह पढ़ते थे, पढ़ते रहेंगे गर्व के साथ। झंडे को तो हमेशा सलाम है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वंदे मातरम बोलने के लिए। वंदे मातरम उस समय गीत गाया जाता था कि छीन सकती है नहीं सरकार हमसे वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। वो वंदे मातरम जो आजादी का मंत्र था, उसको आजादी के इतने वर्षों बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न्याय मिला है। और अब प्रत्येक कार्यालय से लेकर प्रत्येक प्रतिष्ठान में जिस प्रकार हमारे राष्ट्रगान को महत्व है, उसी प्रकार हमारे वंदे मातरम को भी महत्व मिले। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया, तो उसके बाद देखिए पीएम ने एक हमला किया, और हमला किया दिमागी नक्सलियों पर। घसीटने के लिए हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सलियों का जिक्र किया। ये कौन है दिमागी नक्सल? इस पर बवाल शुरू हो गया। सबसे पहले देखिए पीएम ने कहा क्या। उन्होंने कहा हमने नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया था। आज नक्सल क्षेत्र में विकास का तिरंगा लहरा रहा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हथियार बंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में। ये हिंसा अराजकता फैलाने के नए रास्ते खोज रहे हैं। इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानिए और समाज में इन्हें पूरी तरह से अलग थलग करें। इस पर अखिलेश यादव ने कहा यह सरकार की हताशा और सियासी फायदे की कोशिश है। सरकार अपने खिलाफ उठने वाले हर वैचारिक विरोध को दिमागी नक्सल का नाम देकर कलंकित करना चाहती है। पी चिदंबरम ने कहा मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। किरण रिजिजू ने कहा दिमागी नक्सल उन लोगों को कहा गया है जो माओवादियों के समर्थक हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते, आर्टिकल 370 का समर्थन करने वाले लोग हैं। संजय राउत ने कहा दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल केवल देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा जो लोग समाज में छुपकर अशांति अराजकता फैलाते हैं, देश के विकास को रोकना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। नक्सलियों को सही बताने वाले दिमागी नक्सली हैं। ऐसे तत्वों को पहचान कर देश से पूरी तरह खत्म किया जाएगा। सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा आप पढ़े लिखे नौजवानों को नक्सली कैसे कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सरकार पर सवाल उठाते हैं। बदलाव की घंटी बज चुकी है, जागने का समय आ गया है। सुनिए पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है।
लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। तो सबसे पहले तारीफ करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम प्रधानमंत्री जी पूरा छाती ठोक के बोल रहा है कि बंदूक वाला नक्सल तो खत्म हो गया और दिमागी नक्सल को भी ठीक करना है। तो उसमें तो सारा चिदम्बरम जैसे लोग तो समर्थन करना चाहिए। अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है? जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो अर्बन नक्सल है, यही तो दिमागी नक्सल है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट है ये प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द तो देश के युवा के लिए नहीं यूज करना चाहिए। दिमागी नक्सल मतलब कि आप मान रहे हो कि ये दिमाग वाले लोग हैं। दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है? वो लोग जो दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता के एसी कमरे में बैठते हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पानी देते हैं। एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी की गई। यह तस्वीर ठीक लाल किले जाने से पहले प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे अपने आवास पर, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं पीएम मोदी मोरों को दाना दे रहे थे और खास गाय जो उनके यहां पली हैं उन्हें भी खिला रहे थे। तो पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देखा और सुना, लेकिन संबोधन से पहले मोदी जिन खास दोस्तों से मिले, अब उनकी अनोखी और दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। लाल किला जाने से पहले पीएम हाउस में उन्होंने मोर को दाना खिलाया, नन्ही गायों को चारा खिलाया और दुलार किया। पीएम मोदी ने खुद ये तस्वीरें जारी की और लिखा, हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चला कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, तो लाल किला रवाना होते समय वो मुझसे मिलने आ गए। दिल्ली में पीएम आवास 12 एकड़ के विशाल इलाके में फैला है। हरे भरे परिसर में बहुत सारे मोर खुले तौर पर घूमते रहते हैं। मोदी की सुबह की सैर में अक्सर ये मोर उनके आसपास नजर आते हैं और मोदी भी इन्हें रोज खुद अपने हाथों से दाना खिलाते हैं। पीएम मोदी अपने आवास में अक्सर छोटी छोटी गायों के साथ दिखते हैं। ये तस्वीरें पहले भी सामने आई। कभी वो अपने हाथों से उन्हें चारा खिलाते हैं तो कभी पुचकारते हैं, दुलराते हैं। ये बेहद खूबसूरत और दुनिया की सबसे छोटी नस्ल की गाय है जो आप देख रहे हैं। इनकी खासियत आपको बताऊं, पुंगनूर दुर्लभ और बेहद खास नस्ल की गाय है। इनकी ऊंचाई महज 2 से 3 फीट के बीच होती है। ये बहुत कम सूखा चारा और घास खाकर रह सकती हैं। रोज करीब 5 किलो चारा ही इनके लिए काफी होता है, मतलब कम जगह और कम खाने पर पल जाती हैं। छोटे कद के बावजूद ये गाय पूरी तरह विकसित होती हैं। दुनिया की सबसे छोटी गाय 1 से 3 लाख रुपए में मिलती है। पुंगनूर गाय अपने दूध की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इसका दूध पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कई जगह इसका दूध 800 से 1000 रुपए लीटर तक बिकता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में इस गाय के घी का इस्तेमाल होता है। 2 साल पहले पीएम आवास में इस नस्ल की एक बछिया का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने उस नन्ही बछिया का नाम दीप ज्योति रखा और गोद में लेकर मोदी ने उसके पूरे घर की उसे सैर भी कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पशु प्रेम पर क्या बयान दिया था, सुनिए जरा। मैं पिछले दिनों कुछ एनिमल लवर से मिला था। क्यों? आपको हंसी आ गई?
हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं और विशेषता है कि ये गाय को एनिमल नहीं मानते। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जंतर मंतर पर जेनजी का प्रदर्शन आपने देखा जो पूरे देश में बढ़ रहा था। जेनजी के बाद अब जेन अल्फा का हल्ला बोल है। ये जेन अल्फा क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ये जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखिए बच्चियां प्रदर्शन कर रही हैं। ये बच्चियां अपना स्कूल दूर शिफ्ट करने जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए रो रही हैं। देखो ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना। बच्चों को बेटी है, मैं मोदार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। हमारा पास के हम फिर भी आए, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम रात को दवाई नहीं जाए। कोई सुन ही नहीं रहा है। थोड़ा शर्म करनी चाहिए यार। लड़कियों की शिक्षा पे उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। सारा हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें और हमें बताएं कि आप एप्लीकेशन देंगे। आप देख रहे हैं अधिकारी जब पहुंचे हैं तो बच्चियों ने छात्राओं ने अधिकारियों को घेर लिया। हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। सर आप अगर ज्यादा करेंगे हमारा स्थानांतरण नहीं करेंगे तो हमें स्वयं आत्महत्या करने में निर्भर करना पड़ेगा सर आपको। तो क्या ये अलग तरह की क्रांति है, बच्चों में अलग तरह की जागरूकता है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? देखिए स्कूल के छात्रों ने रोड जाम कर दिया। लखनऊ की तस्वीर है। यूपी के बाद आपको लिए चलता हूं राजस्थान। कोई राज्य बचा नहीं है। राजस्थान में देखिए स्कूल में सुधार के लिए बच्चों प्रदर्शन कर रहे थे। मजाक बना रखे हैं स्कूल को। बताओ अगर आपके बन जाते तभी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया तो बच्चियों ने स्कूल दुरुस्त करने की खुद ही तैयारी कर ली है, चाहे वो शिक्षकों से बात करना हो या प्रदर्शन करना हो। उत्तराखंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड में चंपावत की तस्वीर है, किस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि बच्चों के प्रदर्शन से कोई राज्य बचा नहीं है, चाहे वो इधर का हो या उधर का। ये देखिए पंजाब की तस्वीर है। पंजाब में भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पंजाब 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 सरकार। अब देखिए कोई राज्य नहीं छूटा है। अब मैं आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र में देखिए बच्चियां क्या कर रही हैं। रायगढ़ में ये छात्रा रिपोर्टिंग कर रही है। सड़कों पर देखिए गहरे गहरे गड्ढे। आपण आज आलेलो आहोत कोंदुडे गावाच्या रस्त्यावर। तर आमची रिपोर्टर ज्योत्स्ना तुम्हाला या रस्त्यांबद्दल काय सांगेल? तर मी सांगणार आहे आपल्या कोंदिवडे गावाच्या रस्त्याबद्दल। तर हा रस्ता जसं की द्रुतगती महामार्गासारखा आहे,
अशा गाड्या जात आहेत तर त्यांच्या पोटातलं पाणीही सुद्धा हलत नाही, तर तुम्ही बघू शकता रस्ते कसे आहेत। और अपनी रिपोर्टिंग के जरिए बच्ची बताने की कोशिश कर रही है, प्रशासन की आंख खोलने की कोशिश कर रही है कि देखिए सड़क पर कितने गहरे गड्ढे हैं जिसमें गहरा पानी भरा हुआ है। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। एमपी में देखिए विदिशा की तस्वीर है जहां बच्चों ने बस रोक ली, बस की फीस बढ़ गई थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो बच्चे नारा लगा रहे हैं, बच्चों को लूटना बंद करो। अब देखिए ये नई क्रांति है, अब सरकारों के लिए भी समझना मुश्किल है किस किस को संभालें। देखिए लेकिन बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीर यूपी की है, यहां जेपी नारायण सर्वोदय स्कूल के बच्चे सड़कों पर उतरे और हॉस्टल में खराब खाना, शिक्षा, शिक्षक की कमी का मुद्दा उठाया है। शिकायतें की लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो चक्का जाम कर दिया गया, जिसके बाद मंत्री असीम अरुण ने मिलकर उनकी बातें सुनी है। सीएम के गृह जिले में स्कूल शिफ्टिंग का विरोध हुआ है मध्य प्रदेश में। देखिए उज्जैन में यहां सराफा कन्या स्कूल को 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया गया और इसी के खिलाफ 700 छात्राओं ने कलेक्टर दफ्तर को घेर लिया था। ये देख रहे हैं उत्तराखंड की तस्वीर, सीएम धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में छात्र धरने पर बैठ गए और एकलव्य मॉडल स्कूल में दूषित पानी, खराब भोजन और शौचालयों में गंदगी जैसी बदहाली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार और धमकाने के भी आरोप थे। यह तस्वीर धरने के बाद सीएम के निर्देश पर प्रिंसिपल को हटाया गया। राजस्थान की तस्वीर देखिए जरा, जोधावास के जर्जर सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी, जिसके खिलाफ छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। स्कूल और रास्ते के पुल की मरम्मत करने की मांग की है। जेन अल्फा के विरोध के बाद प्रशासन ने सारी मांगे मान ली। यह तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की, यहां खराब सड़क की रिपोर्टिंग करते छात्राओं ने वीडियो बनाया, छाते को माइक बनाकर बदहाल सड़क दिखाते कमेंट्री की है। वीडियो वायरल हुआ तो विधायक ने सड़क के गड्ढे भरवा दिए। यह विदिशा की तस्वीर है, निजी बस संचालकों ने छात्रों के लिए किराया बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ सिरोंज बस स्टैंड पर प्रदर्शन हुआ। दावा किया गया इससे स्कूली बच्चों के परिवारों पर बोझ बढ़ेगा। किराया बढ़ाने के खिलाफ नाराजगी के बाद यह फैसला हुआ है। यहां छात्र, यूपी की तस्वीर कन्नौज में देखिए, छात्र सड़क पर उतरने के बजाय स्कूल में बंद हो गए और नवोदय स्कूल में खराब भोजन, गंदगी की शिकायत की है। सुनवाई नहीं हुई तो क्लासरूम में बंद होकर विरोध किया है। आनन फानन में डीएम मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाया है। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीर है। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, हर राज्य में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बताता है कि स्कूलों की हालत ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में बहुत अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूलों की खासतौर पर। सुनिए अब इन बच्चों को। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। हमारे यहाँ के लिए लड़ाई लड़े, हमने उनसे ही मोटिवेट सीखा है, जिन्होंने जहाँ उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर इतने बड़े शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दवा दिया, वहीं से हमें जागरूक मोटिवेशन मिली। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे, घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे। और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। हमारा ये गुनाह था, हमने अपने अधिकार के लिए पुलिस से बात की और पुलिस ने हमें उल्टा मारा, वो हमसे बदतमीजी से बात किया, हमें धक्का देके, एक बच्चे को तो धक्का दिया ना, जितनी जोर से लगी उसके हाथ में, पैर पे, सब पे चोट आ गई। जब तक हमें सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। लड़कियाँ बोले सर यहाँ पास पंखा नहीं चलता है, बोले अभी रुक चलो 4 पंखे लगवा दे। हम बोले सर जी केवल हम सुबह से चिल्ला रहे, पंखों के लिए थोड़ी ना चिल्ला, बेग क्या बोले तू बैठ जाइएगा, अगर हम आपको सम्मान दे, हमें सम्मान मिलना चाहिए। अति गड्ढे होने के कारण आइए अब आपको बताऊं कि ये जो बच्चे हैं
इनकी उम्र क्या है? जेन अल्फा है। क्या है जेन अल्फा? जरा देखिए, ये स्कूल में पढ़ने वाले हैं। यूपी के कन्नौज का स्कूल है जहां छात्रों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सर हमारी रुकिए, क्या आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? आप लोग क्यों अंदर बंद हैं हॉस्टल के अंदर? सर हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था। हमारी असेंबली होती है 6 बजे, तो हम लोगों ने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिर्फ 2 नारे लगाए थे। तो प्रिंसिपल गुस्से में आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए शोक मौन रखो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए ये मौन रखवाया गया? लेकिन वो सुबह आकर गंदे शब्द, गू हो तुम, ये हो वो हो, गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। तो देखिए, नए जो छात्र हैं, नई जनरेशन है, वो वाला कल्चर अपनाने को तैयार नहीं है जो पहले हो गया, किसी पर भी लाठी डंडा चला दिया, थप्पड़ चला दिए। देखिए मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी के। आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। डीएम साहब आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से। अब देखिए एक और तस्वीर फतेहपुर की है। फतेहपुर में छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए बच्चियां हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आइए मैं आपको बताऊं ये बच्चे हैं कौन। पहले आपने जेनजी का प्रदर्शन देखा जंतर मंतर पे, ये जेनजी नहीं है, ये जेन अल्फा है। जेन अल्फा क्या होता है? बहुत से लोगों के लिए यही पहली परेशानी है कि अभी जेनजी समझा था, अब ये जेन अल्फा आ गया, ये क्या बला है? देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें कहते हैं जेन अल्फा, जो 2013 से 24 के बीच में पैदा हुए, ये जेन अल्फा। जेनजी है 1997 से 2012 वाले। और उधर आप देख रहे हैं मिलेनियल्स, जिन्हें जेन वाई भी कहते हैं, वो है 1981 से 96 वाले। अब आपको बताऊं 2013 से 24 के बीच पैदा हुए बच्चे जेन अल्फा कहलाते हैं, और यानी अभी इस वक्त इनकी उम्र 2 से 13 साल तक की है। और ये ऐसी पहली पीढ़ी है जिनका जन्म डिजिटल युग में हुआ, क्योंकि इन बच्चों ने तकनीक के बीच ही आंखें खोली हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, आईपैड इनके बचपन का हिस्सा रहे। इंटरनेट, सोशल मीडिया और अब एआई इनके बहुत करीब हैं। इस नई पीढ़ी के ज्यादातर बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जेन अल्फा बच्चों के माता पिता वो उधर वाले, कॉर्नर वाले, जिन्हें मिलेनियल्स कहते हैं, जिनकी उम्र 1981 से 1996 के बीच जो पैदा हुए हैं, उन्हें मिलेनियल्स कहते हैं। ये मिलेनियल्स के बच्चे हैं, इसलिए जेन अल्फा बच्चों को मिनी मिलेनियल्स भी कहते हैं। आबादी के लिहाज से जेन अल्फा का आकार बहुत बड़ा है। सोचिए, भारत में इन बच्चों की संख्या 32 से 42 करोड़ के बीच है, यानी कुल आबादी का करीब 1/3 हिस्सा जेन अल्फा है। जेन अल्फा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2008 में हुआ। इसे ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शोधकर्ता मार्क ने कहा, और इससे पहले की पीढ़ियों के नाम अंग्रेजी अक्षरों पर रखे जाते थे, जैसे जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी नाम रखा जाता था। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी के अक्षर खत्म हो गए, जेन जी के बाद जेड आखिरी शब्द है, तो अंग्रेजी के अक्षर खत्म हो गए, तो अब ग्रीक वर्णमाला शुरू हो गई है, उसमें अल्फा होता है। इसके लिए पहला अक्षर जेन अल्फा पड़ गया, और इस तरह जेन अल्फा ग्रीक नाम पाने वाली पहली पीढ़ी बन गई है। अब सुनिए, सियासतदान भी समझ रहे हैं आगे आने वाला वक्त जेन जी और जेन अल्फा का है। सुनिए क्या कह रहे हैं। चारों तरफ से देश भर में खबरें आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों को ठीक कराने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के अंदर बच्चों ने अपने स्कूल के सामने की सड़क बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देहरादून के अंदर बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बाड़मेर में बच्चे कह रहे हैं कि हमें टीचर्स दो, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, टीचर्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे चीजें बदलेंगी? हम सबको मिलके अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सिस्टम बदलेगा। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी
बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और आपको बताऊं, कॉकरोच जनता पार्टी ने भी 15 अगस्त से आह्वान किया है कि देश के स्कूलों की हालत ठीक करेंगे। उनका अगला मकसद ये है। ये आप देख रहे हैं अलवर राजस्थान में आशुतोष राका पहुंचे, सीजेपी के नेता, और वहां पुलिस वाले से सवाल कर रहे थे। देश से पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी शर्ट फाड़ दी मेरी, वीडियो पड़ा है, हाथों में मार रहा है। क्या उसकी शर्ट कैसे फाड़ी उसने? आइडेंटिफाई नहीं, बाहर करो उनको। शर्ट फाड़ रहे, हाथ मोड़ रहे, फोन छीन रहे। अब देखिए, आशुतोष पानी लेकर पहुंचे हैं, जो स्कूल का पानी था, और वो दे रहे हैं पानी पुलिस को कि क्या आप पी सकते हैं इतना गंदा पानी। मैडम आप एक बात बताइए, पी के दिखाओ। हाँ, आप ये पानी पियेंगे? आप पियेंगे क्या अपने घर में ये पानी? सर पानी सर मत कीजिए सर, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे सर मत बोलिए। मेरा नाम आशुतोष जी कर सकते हैं आप ये बताइए, आपके घर पे ऐसा पानी आएगा तो आप अपने बच्चों को ये पानी पिलाओगे या नहीं पिलाओगे? पानी तो ठीक है, ये ठीक है पानी। कहाँ से लाए हो भाई ये पानी? बच्चे पानी पी रहे हैं से। ये पानी तो अच्छा साफ और सुथरा। चलिए आप दिखाइए कहाँ से पिला रहे हैं आप पानी, आप दिखाइए। ये बच्चे पानी पी रहे, जो पानी है। नहीं, एक सेकंड सुनिए, डीओ साहब को लेके जाइए, साफ सुथरा पानी आप लेके आइए, दिखाइए कहाँ से ला रहे हैं पानी। साफ सुथरा पानी कहाँ से पिला रहे हैं, बताइए। नहीं बुलवाओ मत, आप लोगों को मत बुलवाओ। आपने बोला बच्चे साफ पानी पी रहे हैं, तो यहाँ का स्टाफ ही तो बताएगा ना भाई कौन सा पानी पी रहे हैं। आप कौन है सर? मैं तहसीलदार हूँ। आप तहसीलदार साहब, बच्चे नहीं पानी पाने के लिए कर रहे हैं ना बात है ना, आप ये बताइए। नहीं मैडम एक सेकंड रुकिए सर। डीओ साहब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। डीओ साहब सुनिए, हम हैं पढ़े लिखे लोग, तो हमसे है ना आप कुछ भी करिए, हवाबाजी मत करिए और हमसे झूठ मत बोलिएगा। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि आप ये पानी अपने बच्चों को पिलाओगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। बच्चों को साफ पानी पिला रहे हैं? अच्छा बच्चों से पूछ लेते हैं, कहाँ से साफ पानी पिला रहे हैं? आपको पता होगा ना साफ पानी पिला रहे हैं। तो सर 100 बात की एक बात यह है, हमसे हवाबाजी मत करिए, गलती मानिए और बताइए कि आप इसको कितने। तो दूसरी तरफ सीजेपी के चीफ दीपके देखिए, एक स्कूल पहुंचे हिंगोली में। एवढं म्हणणे, जो प्रिन्सिपल आहे तो पिऊन येतोय, एक तर असा फिराडा प्रिन्सिपल कसं काय असू शकतो? शाळेत इथं लहान लेकरं लहान मुली असतात आणि कंप्लेंट करूनही जर त्यांना काढणं, जे तुमचे सीनियर अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही सांगा। अब इस बीच क्योंकि मांग ये थी कि स्कूलों को दुरुस्त किया जाए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, एक शख्स पहुंच गए स्कूलों को दुरुस्त करने की आवाज उठाने, दावा है पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। अब जरा उनके बेटे को सुनिए, ये उनका बेटा अब्दुल ने बताई हकीकत क्या हुआ था। दिल्ली में मेरा नाम है शेख अब्दुल हाफिज और मेरा निक नेम है शेख रीक। तो मैं सीजीपी के दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गया था कि 8 बजे बीजेपी के वर्कर, कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आए। आने के बाद सलिया लेके आया, सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। अगर यहाँ घुस जाता तो मैं स्पॉट डेथ हो जाता। पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाके लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक टाके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी देखो यहाँ पे हाथ पे देखो, यहाँ पे मार के पूरा हाथ तोड़ देने की कोशिश की उन्होंने। मेरा नाम है शेख अब्दुल हाफिज और मेरा निक नेम है शेख रीक। तो मैं सीजीपी के दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गया था कि 8 बजे बीजेपी के वर्कर, कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आए। आने के बाद सलिया लेके आया, सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। अगर यहाँ घुस जाता तो मैं स्पॉट डेथ हो जाता। पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाके लगाए हुए हैं, यहाँ पे एक टाके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी और आइए, अब्दुल को आप सुन रहे थे, उसके पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, नकली पनीर पर योगी का एक्शन। सबसे पहले देखिए, गाजियाबाद में पनीर पकड़ा गया है, एनालॉग पनीर है, यूपी में पकड़ा गया। योगी ने इस पर बैन लगा दिया है। मथुरा से भी यही तस्वीर आई,
मथुरा में देखिए पनीर पकड़ा गया, खराब पनीर था जिसे नष्ट किया गया। नीचे न चले बढ़िया। अब देखिए यूपी में पनीर पर बैन लगाया गया है। वजह क्या है आपको बताऊंगा। मिलावटी प्रोडक्ट और एनालॉग पनीर के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दूसरे राज्यों में बैन हुआ है, ये यूपी में पहली बार बैन हुआ है। कई जगहों पर छापेमारी के बाद यूपी में एनालॉग पनीर बैन किया गया। मिलावटी क्रीम, घी, छेना और खोया की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई नकली डेयरी प्रोडक्ट बेचते या रखते हुए पकड़ा गया तो न केवल दुकान बंद होगी बल्कि सारी चीजें नष्ट कर दी जाएंगी। आरोपी दुकानदार पर एफआईआर होगी और फूड लाइसेंस तुरंत सस्पेंड होगा। एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनता लेकिन दिखने में वैसा ही होता है। एनालॉग और डेयरी पनीर के स्वाद में भी अंतर पता नहीं चलता है। इससे बनाने में दूध की जगह मिल्क सॉलिड्स और पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने में खर्च कम होता है तो दुकानदार को फायदा ज्यादा होता है। कई दुकानदार एनालॉग पनीर को असली पनीर बताकर बेच रहे थे और इससे लोगों को नकली और असली पनीर में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। एनालॉग पनीर खाने से सेहत पर भी असर पड़ सकता है। लंबे समय तक अगर आप इसे खाते हैं तो किडनी और दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सरकार ने एक्शन इसलिए लिया ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके। अब आपको बताऊं, अब ये कई राज्यों में एनालॉग पनीर बैन हो गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं वो देखिए जरा। वो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में बैन हुआ है, यूपी से पहले महाराष्ट्र में बैन हो चुका है, महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में बैन है और मध्य प्रदेश में बैन है, छत्तीसगढ़ में बैन हो गया है। ये 5 राज्य हैं जिसमें एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। सरकार का ध्यान इस तरफ बहुत है कि वो दूध का उत्पादन बढ़ाइए, और जबकि दूध का उत्पादन बढ़ाने के बजाय अगर आप नकली दूध का उत्पादन कर रहे हैं तो आप तो सजा के हकदार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए कोई भी हो। सरकार पे जरूर भरोसा, सरकार तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, अब उसको जो है फॉलो लोग करें या ना करें। अरे ये सब नहीं ठीक है, अपना खुद काम करिए, खुद बढ़िया से खिलाइए और जितना हो रेट मिलेगा बात खत्म। और आइए अब आपको बताऊं, इधर एनालॉग पनीर बैन हो रहा है। अगर जो लोग चिकन खाने के शौकीन और केएफसी गए हैं तो उनके लिए खबर यह है कि केएफसी के चिकन पर शिकायत की गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिकायत की गई जिसके बाद कार्रवाई हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं केएफसी आउटलेट, खाद्य विभाग ने छापा मांग रहा है उस आउटलेट पर। अब देखिए जो केएफसी खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। कर्नाटक के मैंगलुरु में शख्स ने केएफसी से ऑनलाइन चिकन ऑर्डर किया। कस्टमर के ऑर्डर के बाद चिकन पेरी पेरी लेग्स उसके घर डिलीवर हुआ। शख्स ने घर में ऑर्डर देखा तो चिकन काला दिख रहा था। आरोप है कि चिकन में से तेज बदबू आ रही थी, वो सड़ा और बासी था। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने केएफसी आउटलेट पर छापा मारा है और किचन, स्टोर रूम से लेकर कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर चेक किए गए। इसमें मार्च तक की पैकिंग डेट वाला पुराना फ्रोजन चिकन मिला है। साथ ही चिकन को बर्फ में स्टोर करने का तरीका गलत पाया गया। फिलहाल खाद्य विभाग ने मैंगलुरु में केएफसी आउटलेट बंद कर दिया है। पूरी सफाई और खराब सामान हटाने तक आउटलेट बंद रहेगा। फिलहाल चिकन के साथ ऑयल के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई होगी। केएफसी पर छापेमारी से सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय फ्राइड चिकन ब्रांड है। हर दिन केएफसी से औसतन 1 लाख लोग चिकन ऑर्डर करते हैं। पूरे देश में इसके 1000 से ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं और सबसे ज्यादा 146 आउटलेट तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में 107 आउटलेट है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। कल मैंगलुरु में जब हमें उस आउटलेट के बारे में पता चला तो कमिश्नर से बात कर उसे सील कर दिया गया, क्योंकि सभी होटल, मल्टीनेशनल कंपनी और हर जगह खाने पीने की चीजों को लेकर जागरूकता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। फिर भी अगर बेंगलुरु में ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं उस माँ और बच्चे की तारीफ करता हूँ जिन्होंने शिकायत की। ये दूसरे ग्राहकों की मदद भी करेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पान मसाला पर कैसे फंस गए शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ। पान मसाले का विज्ञापन भारी पड़ गया तीनों को और बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊं,
बाकायदा नोटिस जारी हुआ है। मिस्टर अजय देवगन, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर टाइगर श्रॉफ, ये उस नोटिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर नोटिस किस बात को लेकर जारी हुआ है और क्या किया है इन तीनों ने। शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस का मामला विज्ञापन से जुड़ा है। एफडीए का आरोप है कि तीनों स्टार्स ने पान मसाले का प्रचार किया है, इलायची के नाम पर पान मसाले के लिए विज्ञापन किया है। तीनों अभिनेताओं को यह नोटिस महाराष्ट्र एफडीए ने जारी किया है। नोटिस में विज्ञापन में शाहरुख, अजय, टाइगर की भूमिका पूछी गई है। जवाब और स्पष्टीकरण के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। कहा जा रहा है इन अभिनेताओं पर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। यह नोटिस महाराष्ट्र एफडीए ने जारी किया, जहां तंबाकू वाले गुटखे पर बैन है। 2012 में प्रतिबंध लगाया गया था, तब से हर साल इसे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पान मसाला बनाने, रखने, लाने, ले जाने और बेचने पर रोक है। विज्ञापन पर तीनों अभिनेताओं को नोटिस भी इसलिए जारी किया गया क्योंकि महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाले पर बैन है। सुनिए, इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? किसी एडवर्टाइजमेंट करने के पहले शाहरुख खान ने, अजय देवगन ने यह सोचना चाहिए कि किस चीज का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऐसे कौन सी पैसे की आपको कमी है। यदि उनको इस देश के प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है युवाओं के प्रति, तो उन्होंने इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को सामने से ही ठुकरा देना चाहिए। पान मसाले का विज्ञापन कर नहीं सकता कानूनी तौर पर, इसलिए उन्होंने इलायची का विज्ञापन शुरू। आइए अब आपको बताऊं कि विज्ञापन का बाजार कितना बड़ा है। ये देखने में पान मसाला छोटा लगता हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का आता हो, लेकिन ये बाजार कितना बड़ा है स्टार्स के लिए। विज्ञापन या प्रचार किसी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने वाला एक फॉर्मूला है। सब्जी की दुकान पर अनाउंसमेंट से लेकर टीवी प्रचार तक इसमें आते हैं। भारत सहित दुनिया भर में कारोबारी विज्ञापनों पर पैसे लुटा रहे हैं। देश में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक एक विज्ञापन के 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विज्ञापन का बाजार 1,55,000 करोड़ का है, जो कि इस साल 2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में विज्ञापन का बाजार हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है। विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में चीन, अमेरिका सबसे आगे हैं। अमेरिका में विज्ञापन का खर्च सालाना 34 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो पूरी दुनिया के विज्ञापन खर्च का करीब 35% हिस्सा है। इस मामले में चीन दूसरे नंबर पर है, जो कि 18 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। विज्ञापन पर खर्च को लेकर भारत दुनिया का में 9वें स्थान पर है। यह स्थिति है विज्ञापनों की। लेकिन जिसने, जो आजकल चर्चा में है, सुर्खियों में है, उन्होंने ही स्टार्स पर भी एक्शन लिया है। कौन है वो शख्सियत, उनके बारे में आपको बताऊं। उनका नाम है तुकाराम। 20 साल में 25 ट्रांसफर। तुकाराम महाराष्ट्र के ऐसे आईएएस अफसर हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। करीब 20 साल के करियर में उनका 25 बार तबादला हो चुका है। किसान परिवार में जन्मे तुकाराम का जीवन कठिनाइयों से गुजरा है। एमए की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यूपीएससी में 20वीं रैंक हासिल की। वो जहां भी रहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था और सख्ती के लिए जाने जाते हैं। 25 मई को उन्होंने महाराष्ट्र में एफडीए कमिश्नर का पदभार संभाला और तब से वो 1100 से अधिक होटल रेस्टोरेंट में छापा मार चुके हैं। 56 नामी ब्रांड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस कैंसिल कर दिए। गुटखा माफियाओं के सफाई के लिए उन्होंने मकोका की कार्रवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट कैंटीन पर उनकी कार्रवाई बहुत सुर्खियों में रही। दरअसल तुकाराम ने एक 5 स्टार होटल का लाइसेंस रद्द किया। इसके खिलाफ उस बड़े होटल का मालिक पहुंच गया मुंबई हाईकोर्ट। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट होटल पर ही आप छापा क्यों मार रहे हैं, इतने ही सख्त हैं तो मंत्रालय सरकारी ऑफिस में रेड की रिपोर्ट दीजिए। इस टिप्पणी के बाद तुकाराम साहब की टीम ने उसी हाईकोर्ट की उसी कैंटीन में छापा मार दिया। 2016 में नगर निगम कमिश्नर बने तो अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। तब की विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई थी। हालांकि तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि गड़बड़ी उजागर करने पर किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 25वें ट्रांसफर के बाद अब उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के खाद्य विभाग में हुई है। अभी शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भी नोटिस जारी किया गया है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखते हैं आपके लिए क्या है खास। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि आखिर जिंदगी में मेहनत का जल्दी नतीजा नहीं निकलता है तो कई लोग बेचैन हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक संत की कैक्टस और बांस वाली कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। एक शख्स मेहनत और ईमानदारी से
गरीबी दूर करना चाहता था। उसने कई छोटे बड़े काम किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो निराश हो गया और कहने लगा, किस्मत जब साथ नहीं तो कोशिश करने का आखिर क्या फायदा। एक बार गांव में एक संत आए। वो गरीब भी उनसे मिलने पहुंचा और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताईं। संत मुस्कुराए और बोले, पहले एक बच्चे की कहानी सुनो। एक छोटे बच्चे ने अपने घर में बांस और कैक्टस के पौधे लगाए। वो रोज दोनों पौधों को बराबर पानी देता, खाद डालता। कुछ समय बाद कैक्टस तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन बांस के बढ़ने का कोई निशान दिखाई नहीं देता था। बच्चा कभी कभी उदास हो जाता, लेकिन उसने देखभाल करनी बंद नहीं की। एक दिन अचानक मिट्टी से बांस का छोटा सा अंकुर बाहर निकल आया और फिर देखते ही देखते बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही वक्त में कैक्टस से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। संत ने कहा, बांस कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, और जब जड़ें मजबूत हुई तो तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अगर बच्चा धैर्य नहीं रखता और निराश हो जाता तो बांस कभी नहीं बढ़ पाता। इस कहानी के जरिए संत ने लाइफ का अहम फंडा दिया। धैर्य जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है। हर लक्ष्य, हर सपना तुरंत पूरा नहीं होता। जैसे बांस पहले जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही जिंदगी में संघर्ष, सीख और अनुशासन आपकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।